कोटि प्रणाम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल? की वॉइस बहुत कम आ रही है। जय गुरु जी। नाउ इट इज़ बेटर? कम है अभी भी? नहीं अंकल जी ठीक है, थोड़ा सा लाउडली बस। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही सुंदर शब्द कीर्तन आपने आज चलाए और इसमें जो सेकंड नंबर पे चला था वो बहुत ही प्रिय है शब्द। सारी शब्द बहुत अच्छे। वो सतगुर होए दयाल ता शरदा पुती, सतगुर होए दयाल ना कबहू चोरी, सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल ता हर रंग मान। जिस समय सतगुर दयाल हो जाते हैं, कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं, तरस करते हैं, ओनली देन वी कैन क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ गुरु जी महाराज। आश्रम कहें, चाहे सत्संग जाने का कहें, चाहे फायर स्टेट कहें, हम लोग तब तक नहीं थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सकते जब तक कि सतगुरु दयाल नहीं हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए सतगुरु का दयाल होना प्री कंडीशन। सो मेरे इस जन्म में गुरु जी के साथ कई जन्मों का संबंध होता है। इस जन्म में सतगुरु दयाल हुए इन ईयर 2004 एंड इट वाज 25th ऑफ जुलाई 2004। तो उनकी कृपा हुई तो उनके दरबार तक पहुंच पाए। अदरवाइज जब तक वो कृपा नहीं करें तो मेरे जैसे मूर्ख प्राणी तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो साइंटिफिक माइंड, लॉजिकल, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और कभी हमारी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कभी किसी फिजिकल फॉर्म में कोई गुरु हो तो उनको मानने वाला हमारी फैमिली में ऐसा कल्चर कभी भी नहीं था। हाँ, फैमिली रिलीजियस थी, मैं भी रिलीजियस था। एक रूटीन होते थे मंदिर जाने का या पूजा पाठ का, वो सारे रूटीन होते थे। बट कभी ऐसा कभी सोच में भी नहीं आया था कि कोई फिजिकल फॉर्म में बैठे होंगे और गुरुजी या गॉड की तरह हम उनको मानने लगते। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तरस करके, उन्होंने दयाल होके अपने श्री चरणों में लिया। एंड गोज लाइक दैट के किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं गए थे हम गुरुजी के पास, क्योंकि मैं जैसे बताया कि रिलीजियस होते थे। 2004 में हम लोग शिफ्ट करे थे सेक्टर 56 गुड़गांव में, जलवाई टावर। और उस एरिया में कोई मंदिर नहीं होता। अभी ये कंस्ट्रक्शन शुरू शुरू के दिनों की बात है, जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। तो रूटीन क्योंकि होता था शिव जी के ऊपर जल चढ़ा के ब्रेकफास्ट करने का, तो हमने कोशिश करी है कि एक छोटा सा एक यहाँ टेम्पल बन जाए तो वो अपना रूटीन पूरा हो जाएगा। तो एक ट्रस्ट फॉर्म हुई, 8-10 ट्रस्टी थे। उस समय आई केम अक्रॉस टू कमांडर शर्मा अंकल, जो हमारे साथ योगा प्राणायाम करते थे। उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे ये एफर्ट कर रहे हैं। सो ही सेड कि अगर आप हमारे गुरुजी के पास आ जाओ और वो ब्लेस कर दें, तो ये आपका, उनकी कृपा से ये हो जाएगा। तो सर व्हाई नॉट, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो हमारा गुरुजी के पास जाने का पर्पस जो था, ये पर्पस था हमारा। जब 2004 में जो फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के पास गए, तो जब बाकी ट्रस्टी गए तो उससे पहले कमांडर अंकल मुझे 25 जुलाई को बड़े मंदिर लेके गए और एक सत्संग उन्होंने अटेंड करवाया मेरे को। मदान अंकल के घर था ये लग। सो जो पहला सत्संग था, और जब रास्ते में जा रहे थे मेरे साथ वो बड़े मंदिर के लिए, तो रास्ते में वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो जिसको कहते हैं ना कि गुरु जी पहले आपको प्रिपेयर कर देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने पहले मैं प्रिपेयर कर रखा था। अदरवाइज हो सकता है कि मैं आधे रास्ते से ही
कमांडर अंकल को कहता है जी लेट्स गो बैक, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। लेकिन दिसंबर 2003 में गुरुजी ने मेरी प्रिपरेशन इस तरह से करी कि आई केम अक्रॉस ए वेरी गुड बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और वो बुक कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद, आई वाज वेरी मच डेस्परेट कि गुरु तो होने ही चाहिए। अब कहाँ से ढूंढे गुरु, कौन से गुरु ढूंढे? जिनके बारे में पढ़ा था वो तो 50 साल पहले समाधि ले चुके थे। तो गुरुजी ने वो जिज्ञासा, वो सारा जो है एक बार पहले से डाल दिया था। और जहाँ उसमें मैंने जो जो स्टडी करे थे, कुछ केस स्टडीज उसमें करे थे, कमांडर अंकल जो जो बातें बता रहे थे वो दोनों आपस में काफी सिमिलर सी लग रही। मुझे ऐसा लग रहा था ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी यस, वो बताए जा रहे थे, मैं यस करी जा रहा था। सो पहली विजिट के बाद जब पहले सत्संग पे गए DLF में, तो फर्स्ट सत्संग में वो देखा कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और सभी बहुत प्रेम के साथ माथा टेक रहे हैं। जैसे शबद कीर्तन आज चले हैं, शबद कीर्तन चले, बहुत ही अच्छा लगा इस बात में। उसके बाद फिर जैसे अभी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सत्संग के लिए लेके जा रहे हैं। तो सत्संग का मतलब शबद कीर्तन है या सत्संग का मतलब अभी ये हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। तो शेयरिंग स्टार्ट हुई, 3 4 5 शेयरिंग स्टार्ट होने के बाद हुई, जिसमें काफ़ी कैंसर वाला भी था, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, किसी की और हेल्थ प्रॉब्लम थी। तो मेरे मन में एक उस समय एक सवाल आया फर्स्ट डे पे। मैंने कहा ये तो ठीक है, गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका वो ठीक कर दिया, और ये सब कुछ सुनाने की क्या जरूरत है? तो अब इंसानी फितरत है, डाउट्स और ये सब चीज़ चलती है। तो सबसे पहले तो मेरा एक स्टेप और नीचे आया कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन तो नहीं है। कोई 2 4 5 10 लोग ऐसे वाले डेडिकेटेड पकड़ लिए और उनको ये जिम्मेदारी दे दी, तो अपना वो करते रहे, एंड देन और लोग उसके साथ जुड़ते गए। लेकिन गुरुजी ने मेरे को सिर्फ 3 से 4 हफ्ते में इतना कुछ कर दिया मेरे साथ, इतना कुछ कर दिया कि वो मैं लिटरली शेयर करूंगा आपके साथ, बीच में ही करूंगा। तो जो ये कहते हैं कि सत्संग करने वाले का कल्याण और सत्संग सुनने वाले का कल्याण। सत्संग जो सुनाता है, गुरु जी ने इतना आसान तरीका कर दिया, इतना आसान तरीका कर दिया कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं, तो सत्संग शेयर करते समय हम जितनी गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स दे रखी है उसको रीलीव करते हैं। आज भी जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ, तो लिटरली मैं 2004 में चले जाता हूँ कि उस समय कितनी डिफिकल्ट पोजीशंस में से हम गुजर रहे थे, और कैसे गुरुजी ने उसको हमें विद इन फ्यू डेज उसमें से बाहर निकाला। तो उसको रिलीव करके, अदरवाइज तो इंसान तो इतना ज्यादा नाशुक्र है, किसी ने उसके साथ कुछ अच्छा करा हो तो 2 हफ्ते बाद उसे याद नहीं रहता। बट गुरुजी का ये वाला मैकेनिज्म इतना बढ़िया है कि हम गुरुजी का शुक्राना टाइम एंड अगेन करते हैं, उसको रिलीव करते हैं, मन को बहुत शांति मिलती है और सब अच्छा लगता है। सो कमिंग बैक टू दैट, कि उस पहले सत्संग का मेरा ये मन में ये शंका थी कि ये लोग सुना क्यों रहे हैं। कमिंग बैक, आगे वापस ट्रस्टी से बात करी, तो 29th of July, that was our first visit to Empire State. We were around 8 to 10 trustees. जिस समय गए हैं हम लोग एम्पायर स्टेट में, तो जो गुरुजी के वो जो पहले दर्शन हुए, वो आज भी मेरे को एकदम से वो याद जो है करीब करीब ताजा है। कि जैसे हम लाइन लगा के जा रहे थे, गुरुजी उस समय आसन पे विराजमान नहीं थे। एक साइड बोर्ड होता था एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर, तो गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए थे, चोले में नहीं थे अभी, पैंट शर्ट में, स्पोर्ट शूज में। और गुरुजी ने जितनी प्यार भरी नजर के साथ उस समय देखा, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कई जन्मों का पुराना रिश्ता है। और ऐसे ही बिना कुछ उन्होंने बात करे हुए, उन्होंने कोई बात नहीं करी, कुछ इस तरह की फीलिंग हुई कि जैसे वो कह रहे हैं अच्छा आ गया। आंखों आंखों में बहुत सारी बातें,
तो गए, माथा टेका, बैठ के एम्पायर स्टेट में। और एम्पायर स्टेट का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया होता था, शब्द कीर्तन चल रहे थे पीछे, पिन ड्रॉप साइलेंस। अंकल एक चाय प्रसाद लेने आए, चाय प्रसाद लिया हम लोगों ने, और इतने प्यार के साथ वो ग्लास भी वापस लेते थे ताकि दो ग्लास आपस में टकरा नहीं जाए, क्योंकि इतना शब्द कीर्तन के अलावा कोई नॉइस अगर आता था वो विविडली सुनाई देता। तो इतनी केयरफुली वहां पे वो सेवा करते थे। एनीवे, वो शब्द कीर्तन हुआ। शब्द कीर्तन के बाद हम लोग बैठे, लंगर हुआ। लंगर के बाद कमांडर अंकल ने बोला कि गुरुजी पंजाबी हैं, गुरुजी पंजाब से हैं, और कमांडर अंकल इस कहते कई बार वो पंजाबी जल्दी बोल जाते तो मेरे समझ में नहीं आती। तो दैट वाज अवर फर्स्ट डे, जब गुरुजी के साथ बहुत ही, उसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंटली धड़ल्ले के साथ बात करना। वो तो बाद में पता लगा कि गुरुजी तो 6-6 महीने बात ही नहीं करते, किसी किसी के साथ तो साल साल बात नहीं करते। तो वो पहली अपॉर्चुनिटी के बाद हमारी भी कभी दोबारा ऐसी औकात नहीं हुई कि जब गए और बात करी। लेकिन वो फर्स्ट में वो गुरुजी दयाल हो गए, उन्होंने कृपा करी, उन्होंने हमारी बात सुनी, तो बताया कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी ये एक टेम्पल बनाने के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहिए थी। एंड ही सेड ब्लेस्ड, एंड हम सारे बाहर आ गए। एक कमांडर शर्मा तो इस कदर उछल रहे थे कि जैसे कि वो लैंड भी एलोकेट हो गई और वो मंदिर भी बन गया, बिकॉज ही वॉज नोइंग के गुरु जी महाराज के मुख से अगर कोई शब्द निकल गए तो वो इट्स बाउंड टू कम ट्रू। मुझे अभी तक उतना नहीं पता था उस समय तक। एनीवे, लेकिन जगह बहुत अच्छी लगी, मन बहुत शांत हुआ। वॉज ए वंडरफुल प्लेस। घर आए, घर आके मैंने अपनी बेटी को बताया। उस समय माई वाइफ एज वेल एज माई डॉटर, क्योंकि गुरु जी के यहाँ सब अंकल आंटी कहते हैं। तो मैंने कहा जगह बहुत अच्छी है, आप चलना है? शी सेड व्हाई नॉट, एक बार जाने में क्या बुरा। सो माई वाइफ एंड माई डॉटर, ये दोनों 1 अगस्त 2004 को इनकी फर्स्ट हो गई। एम्पायर स्टेट गए, दे वर सो हैप्पी, बहुत ही खुश थे, क्योंकि उनको भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब हम वहाँ से जाने लगे, तो ये भी बात मुझे बाद में पता लगी कि गुरु जी का स्वरूप उन दिनों, जैसे आज बहुत आराम से आपके पास अवेलेबल होते हैं, नेट पे भी रहते हैं, अदरवाइज भी रहते हैं, उन दिनों गुरु जी महाराज का स्वरूप सिर्फ गुरु जी के पास से ही मिलता, फायर स्टेट से ही मिलता। तो वी आर लकी एनफ के 1 अगस्त को हमें गुरु जी का एक A4 साइज का स्वरूप हमें मिला। तो इसको हम लोग घर पे लेके आ गए। मुझे बाद में पता लगा कि कमांडर अंकल ने बताया कि उनको 6 महीने बाद पॉकेट साइज में, जो पॉकेट के ऊपर लगाते हैं, उस साइज का उनको स्वरूप मिला था आफ्टर 6 मंथ्स। एनीवे, हमारी कुछ टाइमिंग ऐसी होगी, हमारे पे कुछ कष्ट ऐसे आने वाले होंगे, गुरु जी ने हमारे पे दया दृष्टि करी और वो स्वरूप मिल गया। लेकिन तब तक हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं पता थी स्वरूप। घर ले आए, घर लाने के बाद हर घर में एक मंदिर होता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मंदिर के अंदर नहीं रखा, मंदिर के ऊपर एक जगह रख दिया, और अभी तक फ्रेमिंग भी नहीं हुई। तो 1 अगस्त को आया सब रूप। तो संडे और वेडनेसडे के आसपास मेरी आंटी के बहुत ज़्यादा सीवियर पेन शुरू हुई। इसलिए हमारी एक हिस्ट्री थी गुरु जी के पास जाने से पहले। माई वाइफ वॉज हैविंग अ गायनी प्रॉब्लम, वो पिछले 7-8 साल से चल रही थी, और ये एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी। तो एंडोमेट्रियोसिस के साथ हम, हमारी ज़िंदगी के महीने के 15 दिन ठीक निकलते, 15 दिन पेन में निकलते थे। तो ये सब झेलते झेलते 2003 में हमने सर्जरी करवा दी। सर्जरी होने के बाद भी प्रॉब्लम महीना 2 महीने तो ठीक रही, उसके बाद ऑन ऑफ प्रॉब्लम, पेन आती रहती थी, जाती रहती। कभी कभी तो मेरी आंटी सोचती थी कि हमने कोई गलत ही सर्जरी करवा ली, ये प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हुई। और फिर हम कैथी चेंज करते रहते थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, अगेन एलोपैथी। तो ये सारा सिलसिला इस तरह चल रहा था। तो गुरुजी के पास जो फर्स्ट विजिट के बाद मेरी आंटी की इतनी सीवियर पेन शुरू हुई कि रात को शी वॉज लिटरली क्राइंग।
ये कह रही थी या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर। भगवान को कह रही थी उससे। मॉर्निंग में हम जिन डॉक्टर्स के कहने पे हमने सर्जरी कराई थी, हमने उनको कॉल करा। मैंने कहा हम लोग आ रहे हैं, और वो कहते हैं अपनी फाइल है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितने भी टेस्ट कराने हैं आप, मुझे नहीं पता, मुझे रूट कॉज चाहिए। जबकि गुरुजी के पास जाने से पहले, हफ्ता 10 दिन पहले भी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। नो प्रॉब्लम जी, ठीक है जी, यूट्रस हो गया, दिस दैट दैट सब कुछ ठीक है, शायद कोई आपको कोई मस्कुलर प्रॉब्लम। अब जब डॉक्टर साहब के पास गए तो सारी फाइल पढ़ के, जो पहले भी उन्होंने सर्जरी के बाद पढ़ी थी, ही सेड एवरीथिंग इज ऑल राइट, और आज पढ़ के कहते हैं एक ओवरी की इसमें जो लिखा हुआ है वो कुछ गोल गोल लिखा हुआ है, कुछ क्लियर नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितने टेस्ट कराने कराए। तो वी हैड ए बैटरी ऑफ टेस्ट, करीबन 4-5 घंटे वन आफ्टर दी अदर टेस्ट होते रहे, और शाम तक हमें प्रॉब्लम हमारी टेबल पे क्लियर थी कि जो सर्जरी हुई थी उसमें अभी एक ओवरी अभी पार्शली अंदर थी, हमारी तरफ से हमने दोनों निकाल दी थी, यूट्रस निकाल दिया था, और उस ओवरी के आसपास बहुत बड़ा एक मास बना हुआ था, और वो मास इतना बड़ा था कि उसने किडनी को प्रेस कर रखा था। किडनी जो है करीब करीब डबल साइज की हो रखी थी। तो ये गुरुजी के पास जाने से जो एक विजिट के बाद जो हमें अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज पता लगा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। और जिसको कहते हैं ना कि जब जाते हैं गुरुजी के पास और एक शब्द बड़ा सुंदर चलता है कि बिन बोले सब की जानदा, इस आगे की कीजिए अरदास। तो जब हम गुरुजी के पास गए हैं तो वो अपनी अगली पिछली ऊपर नीचे ही नोज एवरीथिंग अबाउट। और ये जाके हमने अपनी इस प्रॉब्लम के लिए बात नहीं करी। फर्स्ट विजिट आंटी की, मेरी दूसरी विजिट थी और उनकी पहली। कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बट रूट कॉज पता लग गया, और डॉक्टर साहब के बात करी तो वो कहते कि इसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन चालू करें। उनकी बेटी जो है एक क्रेडल करके एक सब्सिडरी खुली थी अपोलो की, जीके में, कह रहे उसके पास चले जाओ। अब जब जा रहे थे हम रात को 11 बजे, थर्सडे था, मैंने कहा चलो गुरुजी से प्रार्थना करके चलते। और तब तक ये हमारी तीसरी विजिट थी उस दिन, और हमें प्रोटोकॉल भी तब तक क्लियर नहीं। गुरु जी के पास जाने का एक प्रोटोकॉल होता था। 7 बजे शबद कीर्तन चलते थे, 7 से थोड़ी पहले ही चले जाते थे लोग, बैठते थे एग्जैक्ट 7 बजे शबद कीर्तन, 9, 9:30 बजे लंगर। उसके बाद गुरु जी आज्ञा दे के भेज देते थे, गुरु से आज्ञा लेते थे, और उसके बाद जिसको बिठाते थे तो वो लोग वहां पे बैठते थे। और ऐसे नहीं होता था कि 11 बजे जाके हम वहां चले। और उस दिन उस रोड से मैं 11 बजे के आसपास गुजर रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हम लोग अंदर चले गए, जाके बैठ गए। मन में यही सोचा था कि बस 2-3 मिनट 5 मिनट बैठेंगे, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ेंगे। हम लोग जब गए हैं बैठे हैं, तो 2 या 3 मिनट बाद गुरुजी ने ऐसे करके इशारा करा। तो तब तक मुझे समझ आ गई थी कि गुरुजी तो बात ही बहुत कम करते हैं, किसी पुरानी संगत को बुलाया हो। एनीवे, जब 2-3 बार करा तो किसी ने मुझे एल्बो करा कि आपको गुरुजी बुला लो। हम लोग गए दोनों, प्रार्थना करी, ऐसे ऐसे करके इसके लिए जा रहे हैं, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। ब्लेस चले गए। एनीवे, कटिंग दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पैडल में गए, बहुत सीनियर डॉक्टर थी, डॉक्टर बख्शी, गायनी की। उन्होंने सब देख दुख के बोला कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ये छोटा हॉस्पिटल है पैडल, आपको पोलो में ही आना है। तो उन्होंने 2-3 दिन की मेडिसिन दे के उन्होंने बोला कि वहाँ आके मिलना, वहाँ पे होगी ये सर्जरी, और ये सर्जरी जो है डिफिकल्ट सर्जरी था। वापस आ गए। वापस आने के बाद अब दिस वाज अवर फोर्थ विजिट गुरु जी के पास। गए जिस समय, तो जिस समय आदमी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम में जाता है, तो उस समय ऐसे लगता है कि गुरु जी और मेरे अलावा कोई नहीं। तो ये मेरी आंटी का जो है वो एक्सपीरियंस था। और उस समय एक शब्द चला था, एक को नाम से आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा। तो आंटी को लग रहा था गुरु जी और मेरे बीच में कोई नहीं है, और उसने मन ही मन उस समय गुरु जी के पास जाके नहीं प्रार्थना करी, मन ही मन प्रार्थना कर दी कि गुरु जी पिछले साल सर्जरी हुई, काइंडली इसको मेडिसिन से ठीक कर दो, सर्जरी अवॉइड कर दो, 6 महीने बहुत दिक्कत है।
एनीवे हम लोग गए, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर्स के पास हम विजिट के लिए गए तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला, नो, सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज आपकी किडनीज डैमेज हो सकती हैं, आपका यूरिनरी सिस्टम खराब हो सकता है, और फ्यूचर में आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। ये कह के उन्होंने हमें डेट भी दे दी सर्जरी। व्हाइल वी वर कमिंग बैक, दैट वाज वेरी टफ टाइम। उस समय गुड़गांव में सिर्फ महीने में एक सत्संग होता था गुरु जी, वो भी गुरु जी की आज्ञा से। और इस महीने अगस्त में, 14 अगस्त को, 14 या 15 अगस्त था, एक सत्संग उस पब्लिक का, 15 अगस्त एक सत्संग गुरु जी ने भाटिया आंटी के घर और करने की आज्ञा दी। जब मैं वहां जा रहा था तो आंटी से पूछा कि आप चलेंगे? सेट कि नहीं, मैं नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि गुरु जी तो महापुरुष है, मेरी किस्मत ही इतनी खराब होगी कि मेरी सर्जरी तो लाइंड अप होगी, मैंने प्रार्थना करी थी। सो जब मैं गया वहां पे, शब्द कीर्तन के बाद जो सत्संग शेयर हुआ, तो उसमें एक आंटी ने सत्संग शेयर करा, 29-30 ईयर ओल्ड, उनकी ऐसे ही ओवेरियन सिस्ट थे, सर्जरी के लिए लाइंड अप थी, और किसी वजह से उनका बुखार हुआ तो सर्जरी रुक गई। और नेक्स्ट टाइम जब सर्जरी कराने के लिए गई तो डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट करके बोला कि आपको किसी सर्जरी की जरूरत नहीं। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को एक वहां से इंडिकेशन दी, तो ये समझ आती है कि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले के खिलाफ था। वहां से वापस आके हमने एक ऑल्टरनेट ओपिनियन के लिए निकले। होली फैमिली की एक गायनी थी, चीफ। जब गए वहां पे, उन्होंने भी वही सारी रिपोर्ट्स दे के वही बातें शुरू कर दी कि सर्जरी इज ए मस्ट, ये खराब हो जाएगा दिस। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम करें, ये 10 दिन पुरानी रिपोर्ट्स हैं, कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड? व्हाई नॉट? अल्ट्रासाउंड लिया। सो थैंक यू गुरुजी महाराज, कि उस समय जो है वो मास जो इतना बड़ा बना हुआ था वो वॉल्यूमेट्रिकली 70% रिड्यूस हो गया था, और किडनी वाज बैक टू द नॉर्मल साइज। एंड उन डॉक्टर ने आंटी को वही शब्द बोले जो इन्होंने गुरुजी के साथ में बैठ के मांगे। She said कि this can be handled with medicines, surgery is not required। बट उसके बाद भी अभी मन में शंका रहती है, तो नहीं, वो जो डॉक्टर बख्शी हैं अपोलो वाली, उनके पास भी जाना चाहिए, क्योंकि फैमिली में सबको पता है कि इनकी सर्जरी लाइन अप है। बोलेंगे ये किस चक्कर में पड़ गए, किस गुरु के चक्कर में पड़ गए। कभी कह रहे थे कि सर्जरी बहुत जरूरी है, अचानक से कहते सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो गए डॉक्टर बख्शी के पास, तो रिपोर्ट्स और सब दिखाई, तो डॉक्टर साहब भूल ही गए कि इस पेशेंट को मैंने सर्जरी की डेट दे रखी। फटाफट उन्होंने मेडिसिन लिखी, कहते हाँ कोई गल नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। 3 महीने की मेडिसिन लिखी। सो नाउ इमेजिन 2004 एंड 2023, सर्जरी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। बट जिसको ये भी कहते हैं ना कि हमें मांगना नहीं आता, तो मांगा भी क्या, गुरुजी मुझे मेडिसिन से ठीक कर दो। तो फिर मेडिसिन तो खानी पड़ी, मतलब बहुत देर नहीं खानी पड़ी, 2-3 साल खानी पड़ी। पर गुरुजी की कृपा रही, तो मेडिसिन से उन्होंने उस प्रॉब्लम को ठीक करा। और ठीक तो उन्होंने बेसिकली हर हफ्ते अपने पास बुला के जो वो डोज हमें मिलती थी, उससे ज़्यादा बढ़िया तो कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती। तो इतना ये हमारे साथ, इमेजिन के 1 अगस्त को आंटी की पहली विजिट थी, और 4 या 5 को दूसरी थी, और बीच में समवेयर अराउंड 12 को तीसरी थी, और ये हमारी जिस समय नेक्स्ट विजिट हुई, चौथी विजिट 16 के बाद, तो इतना फास्ट गुरु जी ने घुमाया कि 29 अगस्त को एक सत्संग था, जो मंथली सत्संग गुड़गांव में होता था, वो केंद्रीय विहार में था। तो मैं एक मोटी सी एक मेडिकल फाइल उठा के, उसको कहते हैं ना वही लॉजिकल माइंड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कैसे कैसे बोल दे कि ये पहले ये था और अब ये है, पूरी फाइल लेके मैं वहाँ पे सत्संग में गया। आई वॉज रेजिंग माई हैंड कि मुझे भी सत्संग शेयर करना। सो जैसे जैसे मैं सत्संग शेयर करता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे को जो है
25 जुलाई वाले सत्संग की याद आ रही थी कि जिसमें मैं कह रहा था कि ये गुरु जी का कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन तो नहीं है। और बीच में गुरु जी ने एक सत्संग 15 अगस्त का अटेंड करवाया जिसमें मेरे को डायरेक्शन दी। तो तब जाके मुझे समझ में आई कि सत्संग करने वाले दा और सत्संग सुनने वाले दा दोनों का कल्याण। इससे सिंपल वे तो ब्लेसिंग का कोई हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद जितनी बार भी ये सत्संग शेयर हुआ है, टाइम टू टाइम कुछ आंटीज आई पूरे इस जर्नी में 19 साल की, जिसमें उन्होंने अपनी शेयरिंग करी कि अंकल आप वाली इस पर्टिकुलर सत्संग के बाद आई गॉट दिस काइंड ऑफ ट्यूशन फ्रॉम गुरु जी कि मुझे इस डायरेक्शन में जाके ये करना। सो दिस वाज अवर स्टार्टिंग एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। तो ये गुरु जी ने 2-3 हफ्ते में इतना फास्ट जोड़ा अपने साथ। सो नाउ जस्ट कम बैक टू दी के मतलब उसके बाद गुरु जी ने फैमिली को जोड़ा। जैसे मैं कह रहा था कि हमारी फैमिली में से कोई गुरु को नहीं जानने वाला होता था पूरी फैमिली से। और अब मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि हमारी फैमिली, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे फ्रेंड सर्कल, शायद ही उसमें कुछ बचा हो जो गुरु जी के पास नहीं जाता। और सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स की अपनी अपनी स्टोरीज है, अपने अपने सत्संग। सो दैट इज वंडरफुल डे टू बी विद गुरु जी। और जब इसको शेयर करता हूँ मैं, तो मैं उस समय करंट टाइम में नहीं होता। मैं वापस उस टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ कि हम कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में से उस समय गुजर रहे थे और गुरु जी ने कैसे कल्याण करा। क्योंकि उससे पहले भी 7 साल पहले हम प्रॉब्लम्स ही झेल रहे थे। सो थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। और जो अंपायर स्टेट का जो इन्वायरमेंट होता था, इतना सुंदर होता था, इतना बढ़िया होता था। तो जो गुरबानी में जैसे लिखा है ना, नदरी नजर निहाल। आज की साइंटिफिक दुनिया में हम जब जब तक ये रिमोट नहीं आए थे, रिमोट वाले टीवी नहीं आए थे, या हमारा इंटरनेट नहीं आया था, तो उस समय जैसे हम पढ़ते हैं कि जी समय महाभारत हो रहा था, तो संजय दूर से बैठा हुआ सारी स्टोरी वहाँ पे क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे। तो हमें लगता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन आज हमने वो चीज़ें सारी देखी साइंस के युग में। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लैग के साथ हम यहाँ इंडिया में देख रहे हैं। सो इसी तरह से गुरु जी का जब तक हमने ये देखा नहीं था कि कैसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, सिर्फ एक नजर मात्र से देख लेने से ही कल्याण कर देना। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ रिमोट टेक्नोलॉजी। और गुरु जी का कहना यही था कि जहाँ से साइंस खत्म होती है वहां से मैं शुरू होता हूँ। यहाँ सारी साइंस खत्म हो जाती है, तो ये स्पिरिचुअल डोमेन उसके बाद उसके ऊपर का काम है। तो कैसे ही एक नजर से वो निहाल कर देते थे, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी गुरु जी को। और जिसको कहते हैं कि बात नहीं भी होना और मैग्नेट की तरह वहां खींचे चले जाना। हमारा हफ्ते में एक दिन जाना होता था, तो गुरु जी ने दिन बांध दिए थे। जैसे हम फ्राइडे जाया करते थे, रश बहुत हो जाता था अदरवाइज। सो उसमें ऐसा लगता था कि कब फ्राइडे आए। और जैसे ही बैटरी रिचार्ज करते हैं आज हम अपने मोबाइल्स की, तो वो लाइफ की बैटरी रिचार्ज करते हैं लाइक मैग्नेट। और जाके वहाँ एक हफ्ते की पूरी बैटरी, जब गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते थे, तो जितनी मन को शांति मिलती थी। और अगली पूरी वीक के लिए हम लोग एकदम से एनर्जाइज हो जाते थे। और एक शब्द बड़ा सुंदर आता है गुरबानी में, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो गुरु जी ने वहां पे ने देखा कि जैसे चार लोग एक ही थाली में बैठ के लंगर करते थे, उसमें कौन कौन है आपके सामने। कई बार तो ऐसा होता था कि किसी अंकल आंटी के साथ में अगर कोई ड्राइवर अंकल भी हैं, वो भी अगर अंदर बैठे हैं सुन रहे सत्संग, इट्स जस्ट पॉसिबल उनका ड्राइवर उनके सामने हो या उनके मेड है जो उनके सामने हो। दैट एक्सटेंट कि आई हैव सीन प्रणब मुखर्जी साहब जब डिफेंस मिनिस्टर होते थे, तो वो आए थे। ऐसा नहीं था कि मिनिस्टर आए हैं या कोई सीनियर लोग आए हैं तो गुरु जी उनको अलग से मिलते थे। गुरु जी आपने
आसन पे विराजमान रहते थे। कोई भी इस तरह से आते थे जैसे हम लोग बैठते तो वो नीचे ही बैठते। तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि प्रणब मुखर्जी साहब जब लंगर ले रहे हैं तो उसके सामने हमारे जल टावर से एक रिटायर्ड फौजी थे, लोएस्ट रैंक जिसको हम कहें, करंट डिफेंस मिनिस्टर और रिटायर्ड एक पहली पंक्ति का फौजी आमने सामने बैठ के लंगर कर रहे। कहते शेर और बकरी को एक ही घाट पे पानी पीते देखना। तो ऐसे वाला एनवायरनमेंट होता था, कोई भेदभाव नहीं होता था। हर रिलीजन से लोग आते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मोर लेस ऑल पीपल फ्रॉम ऑल दी सेक्ट्स ओवर देयर। एंड कंपोजिशन संगत की इस तरह की होती थी कि ऐसे नहीं कि ठीक है हाई फाई लोग भी होते थे, बट हम लोग भी होते थे, तो पुअर रिच होते थे। और नॉर्मली कई बार ये होता है कि जी अनएजुकेटेड मासेस जो है वो गुरु जी के पीछे लग गए हैं, और वहाँ बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग होते थे, सीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एंड ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, फौज के जनरल्स, आई मीन यू नेम। तो ये वाला कंपोजिशन देख के संगत का तो लिटरली ये लगता है कि ये वो लोग हैं कि जो जल्दी से, जब तक इनको कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं हो जाए, ये ऐसे किसी ने कह दिया तो पीछे जाने वाले नहीं। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जैसे गुरु ने मुझे हमारे साथ इतना प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और गुरु जी कहते सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना। सो जिसको मैं कहता हूँ कि हम लोग रिलीजियस तो पहले से थे, लेकिन एक तो रिलीजियस है रिलीजियस बुक्स पढ़ना। इसको अगर मैं कंपेयर करूं इंजीनियरिंग की भाषा में, एक थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं और एक वर्कशॉप होती है, जिसमें आप प्रैक्टिकली हाथ से काम करके सीखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली और जाके कार के इंजन के ऊपर जाके काम करा वर्कशॉप में। ये दोनों इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं, हालांकि एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी है, और अकेली थ्योरी से वो बात नहीं बनती। तो गुरु जी का ये कहना है कि यहाँ प्रैक्टिकल होता है। तो आई हैव लिटरली सीन कि वो मेडिटेशन की प्रैक्टिकल क्लासेस थी, कि 2 घंटे गुरबानी का चलना और पिन ड्रॉप साइलेंस में। और कोई किसी को सिखाता नहीं, गुरु जी किसी को सिखाते थोड़ा थे मेडिसन मेडिटेशन, बट गुरु जी के सानिध्य में उनकी एक नजर भर देख लेने से जो जो मेडिटेशन 6 6 महीने, साल साल, दो दो साल सीखने के बाद भी वो उतना डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते, तो गुरु जी के पास आने के बाद तो उनकी एक नजर भर से ही आदमी जो है वो डीपली कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की मैंने बात करी, तो उसमें एक क्रिया योग का एक मेडिटेशन की एक पद्धति होती थी। जब तक मैं गुरु जी के पास नहीं आया था, 2003 में वो पढ़ी थी मैंने, तो मैं उसके लिए भी डेस्परेट था कि मुझे ये क्रिया योग तो मुझे करना ही है, सीखना ही है। नाउ वो उस समय कहीं पुणे या इस तरह से दूर होता था, नागपुर वगैरह, तो नहीं जा पाया। गुरु जी के पास जाने के बाद सिर्फ 2 हफ्ते में एक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक वो देखी, एडवर्टाइजमेंट देखी कि डीएलएफ में क्रिया योग सिखाने का एक क्लासेस शुरू हो रही है। परमहंस योगानंद जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे, और वो इसको शुरू कर रहे। सो जो मेरे मन की एक इच्छा थी कि मुझे ये सीखना है, गुरु के पास जाने के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने टेबल पे रख दी। अब मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था, लेकिन वो मेरे एक मन में एक तमन्ना थी, तो मैं वहां जाके, मुझे करीबन 6 महीने लगे उसको सीखने। अब मैं वापस आके देखता था, तो मैं गुरु जी के पास जो लोग बैठे थे उनमें से कईयों को पूछ लेता था, अंकल जो बिल्कुल ही डीप मेडिटेशन स्टेज में होते, आंख बंद है और 2 घंटे आंख लेगी ही नहीं। मैंने कहा अंकल आपने कहीं से मेडिटेशन सीखी? हंस देते थे। गुरु जी के पास बैठे हैं। और इसी कॉन्टेस्ट में मेरे को ऑटोबायोग्राफी योगी का एक और घटना याद आती है कि योगानंद जी एक बार बहुत बेचैन थे और उनकी समाधि नहीं लग गई। तो उनके गुरु सामने बैठे थे, तो जब इतने ज्यादा बेचैन थे कई दिनों से, तो उनके गुरु ने सिर्फ उनके फोरहेड पे एक उंगली के साथ जस्ट टच करा, एंड ही वाज इनटू ए डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन।
दिस एक्सपीरियंस या शेयर्ड इन दी ऑटोबायोग्राफी। सो यहाँ हमने वो सब चीजें प्रैक्टिकली देखी कि कैसे संगत जो बैठ के गुरु जी के सानिध्य में कितने ज्यादा डीप मेडिटेशन स्टेज में होते थे। तो ये गुरु जी महाराज की असीम असीम कृपा है। सो जब वो ध्यान हो जाते हैं, जब वो उनके उनके तरीके जो बड़े अलग अलग थे, तो तभी तभी हम गुरु जी के साथ फोकस कर पाते हैं, जब उनकी कृपा होती है। और कई बार क्या होता है, जब जब हम जाना शुरू कर देते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने, एक तो ये चीज सबसे सबसे बढ़िया लगती है। एक एक कॉमन मेरे जैसे ह्यूमन बीइंग को, सबको कि जगह बहुत बढ़िया है, बहुत काफी अलग अलग तरह के लोग आते हैं। तो ये जो है ना, एक बहुत ही बारीक सी लाइन है सत्संग में आने की और सोशलाइजिंग की। बहुत ही थिन लाइन है, और आदमी ऑफन इसको क्रॉस कर लेता है, कभी उधर चले जाता है, कभी इधर आ जाता है। तो सब्सिक्वेंट जैसे 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 समय बीतता रहता है, जैसे जैसे गुरुजी सद्बुद्धि देते हैं, तो वैसे वैसे सोशलाइजिंग में और सत्संग में आपको वो जो थिन लाइन है वो समझ में आनी शुरू हो जाती है। और जब वो आनी शुरू हो जाती है समझ में, तो फिर हमारा फोकस जो है गुरु जी की तरफ ज्यादा जाना शुरू हो जाता है, वो उन्हीं की कृपा से। अदरवाइज शुरू शुरू में जाके आदमी इधर उधर देखता रहता है, कौन आया कौन गया। अच्छा, मेनका गांधी भी आई हुई है, शर्मिला टेगोर जी भी आई हुई है, सिद्धू सिद्धू जी आए हुए हैं। सो एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी। हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं, सारे उसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो जैसे जैसे महाराज कृपा करते हैं, और उनकी जो है बहुत ही सिंपल तरीके होते थे गुरु जी के ब्लेस करने। सबसे ज्यादा सिंपल तरीके तो ये है क्या कि चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरबानी प्रसाद, सत्संग प्रसाद, राइट। इतने सिंपल तरीके। और सिर्फ किसी को ये कह देना चाय ऐश कर। तो मैं जैसे बताया कि 29 जुलाई को गया था, तो उसके बाद मेरे साथ गुरुजी ने 8 अक्टूबर को बात करी। और 8 अक्टूबर को बात करके उन्होंने कहा, जा तेरा कल्याण कर देते। सो जब गुरु के मुंह से ये शब्द निकल जाए, वो हमें उसकी आज रियलाइजेशन होती है। सी लाइफ इज लाइक ए रोलर कोस्टर, ये अपने हिसाब से चलेगी। लेकिन जब गुरु महाराज की ये कह देना, जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण कर देता। अब इसके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो सकते। कुछ लोगों को शायद जा ऐश कर का ये मतलब लगता है कि बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारी पावर आ गई, बहुत सारे। जो मेरे समझ में आया, जा ऐश कर का मतलब कि लाइफ कर्मों के हिसाब से, अपने हिसाब से ऊंच नीच दिखाती रहेगी। लेकिन उस ऊंच नीच के अंदर आपका इनर जो है, अगर वो पीस में है, तो उससे बड़ी ऐश तो कोई हो ही नहीं सकती। इस लाइक के समंदर, समंदर के ऊपर जब इतनी सारी लहरें चलती रहती हैं, तो थोड़ा सा डीप जाके वो समंदर बहुत शांत है। तो ये जिंदगी की लहरें तो अपने हिसाब से ही चलती रहती है, दुख सुख की, ऊंच नीच की, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन जब गुरु जी का ये कह देना, जा ऐश कर, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अ, भाग्यशाली रहे हैं, तो गुरु जी के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन होता था। मैं अपने आप को ऐसे ही भाग्यशाली समझता हूँ कि गुरु जी ने अपने पास बुलाया, उससे बड़ा भाग्यशाली नहीं हो सकता। एंड देन आई कैन से कि मेरी 3 साल जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, करीबन 3 4 या 5 बार इंटरेक्शन हुई होगी, 6 बार हुई होगी। बट वो मेरे लिए ट्रेजर है, खजाना है। जिसमें से एक बार गुरु जी ने 26 दिसंबर, जिस दिन सुनामी आई थी 2004, उस दिन उन्होंने ब्लेस करा था, जय कर। एक बार गुरु जी गुड़गांव सत्संग के लिए आए थे ऑन 26 जनवरी 2006। तब गुरु जी का ये कहना, जय कर। तो ये उनके ब्लेसिंग्स जो है, वो बहुत ही वंडरफुल है। वी आर एंजॉयिंग। फिर एक जब गुरु जी ने गुड़गांव आना था 2006 में, उससे पहले उनको गुड़गांव की कुछ संगत अपना करने के लिए गई। आई वॉज लकी एनफ दैट आई वॉज ऑल्सो इन दैट ग्रुप। तो इट वॉज इन समवेयर अराउंड अक्टूबर 2005। और वो हमारा जाने का दिन भी नहीं होता था, हम फ्राइडे जाते थे, और उस बार हम लोग थर्सडे गए। मेरी आंटी भी गई, मेरे मदर। सो दैट वाज ए वंडरफुल डे।
उस दिन जब हम बैठे हुए तो शब्द कीर्तन चल रहे, और अचानक से शब्द कीर्तन बंद हो गया। तो मैंने देखा गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए डीप मेडिटेटिव पोज में चले गए, दोनों हाथ जोड़ के। मेरे लिए तो वो क्षण जो है बहुत ही एक प्यारा सा क्षण था। वो बाद में मुझे पता लगा, थोड़ी देर बाद, कि गुरुजी के हाथ में एक दिव्य प्रसाद आया, एक लड्डू प्रसाद। और उस समय एम्पायर स्टेट में मुझसे ऊपर मिला के रफली 300 के आसपास संगत होगी। और गुरु जी के हाथ में वो जो दिव्य प्रसाद आया, और उसके बाद हमें पता लगा कि ये संगत को मिलेगा। कई बार तो यही लगता है कि ये हम तक पहुंच भी जाएगा। बट इमेजिन के वो 300 संगत में वो आधे लड्डू प्रसाद के साथ ही गुरु जी ने 300 संगत में बांट दिया। जितना भी हमें मिला, मैं सच बताता हूँ कि जिंदगी में मैं उस समय से पहले और उस समय के बाद उससे ज्यादा स्वादिष्ट कोई प्रसाद मैंने नहीं खाया। वो जैसे जैसे गले के नीचे जा रहा था, ऐसा लग पता नहीं कितनी तरह की सुगंधियां, कितनी मन की शांति, और कितना वो कितना दिव्य प्रसाद था। सो गुरु जी महाराज की कृपा रही कि वो बाद में पता लगा, गुरु जी ने कहा कि आज किसी एक अंकल को ब्लेस करने के लिए मुझे 300 को और को ब्लेस करना पड़े। किसी और एक अंकल को ब्लेस करना था गुरु जी ने। वी वर लकी है ना, आपके उस दिन हम लोग भी वहीं पे थे। और गुरु जी के पास जाने के बाद, कमिंग बैक टू द टेम्पल, टेम्पल की लैंड एलोकेट हो गई, टेम्पल बनना शुरू हो गया। टेम्पल के मेरे मित्र जो है वो मेरे से थोड़े नाराज भी हो गए, क्योंकि अब क्या था कि कहते कि आप आते नहीं, क्यों नाराज हैं, किसी बात से दिक्कत है। तो मैंने उनको ये बताया था कि भैया ऐसा है कि जो मेरी जो परमात्मा को पाने की जो रेस थी, वो मेरे गुरु जी की कृपा से मैंने रब को आमने सामने बैठा देख लिया। उन्होंने मुझे दर्शन दे दिए। तो इसलिए वो मेरा गुरु जी के साथ जो जुड़ाव है, तो उतना टाइम नहीं हो पाता मंदिर में आ पाऊँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ कहीं मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, चर्च होती है, सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन सब में गुरु जी को देखता हूँ। और मेरे साथ जैसे मैंने बताया कि 6 एक महीने का मेडिटेशन का कोर्स, ये वो, उस समय तक मेरा एक रूटीन होता था, हर साल मैं वैष्णो देवी जाता था, अमरनाथ यात्रा 2 3 बार। लेकिन फिर गुरु जी के पास आने के बाद, जैसे मैं बता रहा था कि हर रोज शिव जी पे जल चढ़ाने का रूटीन होता था, हर रोज मेरे कुछ और रिचुअल्स होते थे जिनके, वो सारे एक एक करके गुरु जी ने समाप्त करके अपने चरणों में लगा लिया। और एक दिन फिर अराउंड 6 एक महीने बाद गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ा होके मैंने प्रार्थना करी कि महाराज, आज के बाद मेरे राम भी आप हो, कृष्ण भी आप हो, हनुमान जी भी आप हो, माता रानी भी आप हो, मैं जितने देवी देवताओं की पूजा करता था वो सारे के सारे आप हो। अ, मैं आपको परमात्मा से 1 इंच भी नीचे नहीं देखूं। मेरे लिए आप परमात्मा हो। अगर परमात्मा कोई एग्जिस्ट करता है इस धरती पे, इस यूनिवर्स में, तो वो आप हो। तो ये ब्लेसिंग गुरुजी ने मेरे ऊपर करी कि उन्होंने मुझे अपने चरण शरण में लगाया। सो दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वहां जाते रहे, तो एक तो हमारा ये होता था कि अ, हमारा न्यू ईयर कोई भी ऐसा नहीं होता था कि जो गुरुजी के अलावा हमारा हो, क्योंकि बड़े मंदिर में न्यू ईयर का प्रोग्राम होता था। और वहाँ पे चलता था, शबद कीर्तन चलता था, और रात फिर उसके बाद पंजाबी फोक सॉन्ग भी चलते थे, और एक पूरा पार्टी वाला भी माहौल होता था। तो जिसको कहते हैं ना रसिक बैरागी गुरु, कि रसिक भी और बैरागी भी, कि वो बैराग में भी है एट द सेम टाइम। कभी उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि रसों को छोड़ दो, हिमालय पर्वत पे चले जाओ। गुरु जी का ये कहना था कि इसके अंदर रहते हुए संसार में, और बाकी काम भी करो और ये भी करो। तो जिसको कहते हैं ना, वो एक एक शब्द में आता है कि उत्तर कलत्तर विचे गत पाई, कि जो अपने डॉटर है, सन है, वाइफ है, इन सब के बीच में रहते अपने संसारिक काम करते हुए भी, जो अगर आपको सदगति की प्राप्ति हो जाती है, तो वो गुरु के पास है। कभी उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, ना ही उन्होंने रिचुअल बोला, ना ही उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दी, ना ही उन्होंने प्रवचन दिया, ना ही उन्होंने कोई डायरेक्शन दी। ठीक है, किसी किसी को जो स्पेसिफिकली 1:1 दी हो,
दैट इज सेपरेट। इन माँ से कभी भी उन्होंने कुछ नहीं, हर एक के साथ 1:1। तो जो रसिक बैरागी की मैं बात कर रहा था, तो मेरी डॉटर का एक इसमें छोटा सा सत्संग है, लाइक टू शेयर। तो जब जाते थे तो देखते थे कि जब गुरुजी आज्ञा दे देते थे तो सारे के सारे डांस करना शुरू कर देते थे। तो मेरी डॉटर्स के पहले बहुत सारे प्रश्न होते थे, questions थे उसके बहुत सारे। तो ऐसा ऐसे में एक उसके पास ये भी था कि गुरुजी ये क्या बात हुई, आप तो बैठ के देखते रहते हो और सारी संगत नाचती रहती है, जिसको नहीं भी आता वो जॉगिंग करता रहता है, तो आपको भी तो डांस करना चाहिए, आपका मन नहीं करता डांस करने को। सो जब गुरुजी महाराज गुड़गांव आए, वाज ऑन 28 जनवरी 2006। तो मेरी बिटिया उस समय +1 में थी और इसके स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। तो ये स्कूल बोला इसने कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी वहां पे है। तो ये बातचीत हुई कि चलो एक छोड़ देना, एक में आ जाना, फर्स्ट हाफ स्कूल चले जाओ और सेकंड हाफ गुरुजी के पास आ जाओ। कुछ ऐसा सिलसिला हुआ कि मैं उसको लेने नहीं जा सका। और अगले दिन काफी ज्यादा हम लोग बहस कर रहे थे, मेरी आंटी और मेरे साथ, कि इतनी दूर दूर से लोग आए, आप इसको लेने भी नहीं गए। देन शी केम एंड शी टोल्ड के कि मैंने ही गुरुजी से प्रार्थना करी थी, आप मुझे आज नहीं बुलाना, मैं कल आऊंगी आपसे मिलने। और ये वही रात थी 28 की और 29 की। देन शी शेयर्ड विद अस कि मैंने गुरुजी को एक बार बोला था मन ही मन। तो रात गुरुजी मेरे सपने में आए। तो गुरुजी ने सपने में आके पहले अपनी हाइट जो है वो मेरे बराबर करी। तो गुरुजी वाज इन गुजराती ड्रेस और उनके हाथ में 4 डांडिया थे, 2 मेरे को दिए, 2 खुद लिए और ऐसे आंख से इशारा करके बोला कि आ जा। और कहती है हमने आधा घंटा खूब अच्छे से डांडिया करा, डांस करा। तो जब भी उसने शेयर करा तो कहती मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गुरुजी पंजाबी, मैं पंजाबी, अगर उन्हें डांस करना ही था तो मेरे साथ आके पंजाबी भांगड़ा भांगड़ा करते, ये क्या डांडिया लेके और गुजराती डांस करने आ गए। तो गुरुजी के कुछ कुछ जो है चीजों का कई कई साल बाद पता लगा। तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग का, 2006 वाली ब्लेसिंग का 2017 में जाके, 16-17 में जाके रिवील हुई कि जैस्मिन की शादी जहाँ फिक्स हुई, द बॉय वाज फ्रॉम गुजरात। और हमें उसके लिए सोचने के लिए कुछ भी ऐसा प्रोसेस नहीं करना पड़ा कि गुरुजी हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड गुजरात, और ये गुजरात जो है इसके लिए ब्लेस्ड है। सो ये है रसिक बैरागी। रसिक बैरागी गुरु कैसे सुनते हैं। जैसे इसने बोला कि गुरुजी आके कल को मिलूंगी, तो अगले दिन एक शादी का कार्ड आया हुआ था, जैसे संगत की शादी होती थी तो ले जाते थे, कभी कभी हमें भी मिल जाता था। तो शादी में हम लोग गए थे और जब जाने लगे तो जैस्मीन मेरी डॉटर भूल गई कि वो आज तो गुरुजी के पास जाना है। अब गए, एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं तो वहां देखते हैं कि करीबन 7:30-8 बजे, दैट वाज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि एम्पायर स्टेट में सत्संग अभी चल रहा हो तो गुरुजी वहां से उठ के शादी में आ गए। तो वही जाते थे कभी कभी रात 11 बजे 12 बजे, यहाँ जिस समय एम्पायर स्टेट में सत्संग नहीं होता। तो गुरुजी को आता देख के इसको एकदम से शौक लगा। जी, तब तक ये गुरुजी के लिए इसका पूरा सरेंडर नहीं हुआ। लेकिन उस दिन उस मोमेंट पे टर्निंग मोमेंट था, जिस समय इसने देखा कि ये है कौन, कि मैंने इनसे प्रॉमिस करा था मैं कल आके मिलूंगी और मेरा प्रॉमिस नहीं टूट जाए, ये खुद आ गए मेरे से मिलने। तो शी देन सब्सिक्वेंटली शेयर्ड विद अस कि उस दिन के बाद गुरुजी ने मेरा पूरा सरेंडर मैंने लिया। और ये भी इसने हमें करीबन 2 साल बाद बताई थी ये बात, कि हमारे साथ जाती तो थी ये, कभी गुरुजी के चरणों में प्रणाम नहीं करती। दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन, जब उन्होंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। तो फिर एक बार अगली बार जब हम एम्पायर स्टेट गए, तो वहां पे जब उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, तो इसने मन ही मन पहले गुरुजी से ये मांग लिया था शुरू शुरू में, क्योंकि कई लोग इसके आसपास आके सत्संग करते रहते थे तो इसको लगता था कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और ठीक है मैं अपने आप देख लूंगी। तो किसी ने ये बोल दिया कि ये तो संपूर्ण गुरु हैं, आपके मन की सारी बातें जानते हैं। तो इसको लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसने मन ही मन कहा गुरुजी, अगर आप मेरे मन की बातें सारी सारी जानते हो ना, तो मेरे से कभी बात मत करना।
क्योंकि आपको तो पता है आपके बारे में मैं क्या क्या सोचती हूँ। ठीक है, तो ये सोचती हूँ कि मेरे माता पिता भी जरा थोड़ा टफ टाइम में चल रहे हैं, और 6 महीने बाद इनको सद्बुद्धि आ जाएगी, ठीक ठाक ये ठीक लाइन पे आ जाएंगे। और आपके बारे में मैं क्या क्या सोचती हूँ। तो गुरुजी ने इसके साथ लिटरली इस इंसिडेंट से पहले इवन कई बार सपनों में आए, एक नहीं, चार पांच छह, लेकिन किसी सपने में भी बात नहीं करी। और जब इसका सरेंडर हो गया, और जब एम्पायर स्टेट में इसने प्रणाम करा गुरुजी को, तो इसका मन एकदम छोटा हो गया, बैठ गया। ही वॉज लिटरली वेरी डिप्रेस्ड कि मैंने गुरुजी से ये क्या मांग लिया, अब तो मेरे से ये कभी बात ही नहीं करेंगे। तो जैसे ही उठ के खड़ी हुई, तो दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन गुरुजी स्पोक टू हर। उसकी तरफ देख के ऐसे हंस के कहते, की कर दिए गुरुजी, ऐसे प्लस पंच पढ़ दिए। अच्छा, छोटी है, नहीं तो ब्याह दें दे, मीन्स अभी ये छोटी है, नहीं तो तुम्हारी शादी करवा देते। तो जैस्मिन को तो इसी बात की इतनी खुशी हो रही थी कि गुरुजी ने मेरे साथ बात कर ली। और मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब गुरुजी के मुख से ये वर्ड निकला है कि शादी कर देंगे, मेरे गुरु को इसकी शादी की चिंता है, तो मैंने उस दिन के बाद कभी भी इसकी शादी की कोई चिंता करी ही नहीं। और गुरुजी ने पूरा मैकेनिज्म खुद ही रचा, गुजराती ड्रेस में गुजरात ब्लेस करा, गुजराती लड़के को भेजा, और ऐसी फैमिली दी। ये जैस्मिन जो है मेरी डॉटर, गुरुजी की कृपा से ये एयरबस पायलट है। तो गुरुजी ने एविएशन की फैमिली दिलवाई। एविएशन की फैमिली अंडरस्टैंड करती है उसको, तो जॉब भी करती है एज ऑन डेट। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि जिसका बयान करना ही मुश्किल है, और तरीके उनके अलग अलग होते हैं। लेकिन सत्संग तो इतने कि हर पल ही सत्संग है। गुरु जी के पास जाने के बाद जो बेसिकली, जैसे मैंने बताया ना, कि वो एटीट्यूड चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं ना, औखी कड़ी ना देखन दई। यहाँ शब्द आता है, ताती वाहो ना लाग गई। यहाँ आता है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सुख दुख कैसा पाए। ये सारे सारे जिस समय हम अपने 20 साल की 19 साल की जर्नी देखते हैं, सुख दुख ऊंच नीच, सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। लेकिन औखी कड़ी वो है कि अगर उस सिचुएशन में आपका मन शांत हो गया बहुत, आप बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गए, अब ऐसे नहीं मैं कह सकता कि ये 100% हो गया, बट कैन सेफली से 85-90%, 95% तक वो स्टेट ऑफ माइंड दे दी है। फिर भी जो है कर्म काटने के लिए 2-4-5% ऐसी आती है कि जिसमें वो घड़ी औखी भी लग जाती है, तत्ती वाव भी लग जाती है, दुख भी आ जाता है। बट काफी हद तक गुरु जी जो है ना, वो एटीट्यूड चेंज करके, ह्यूमन बींग्स हम स्लिप करते हैं फिर उठते हैं, स्लिप करते हैं फिर उठते हैं, तो वो एटीट्यूड को बेटर कर देते हैं, एंड देन वी आर इन मच बेटर स्टेट ऑफ माइंड। और गुरु जी ने, जैसे मैं बता रहा हूँ, हर हर घड़ी सत्संग है, हर पल सत्संग है। मेरे पेरेंट्स को ब्लेस करा, मदर को 5 बार एक्सटेंशन दी। अभी रिसेंटली 14 मई मेरे मदर जो है गुरु जी के चरणों में चले गए। बहुत उन्होंने पीसफुली चरणों में लिया। सो अदरवाइज जो जितनी एक्सटेंशन दिए हैं, 5 एक्सटेंशन दिए उनको। फादर इज 87, उनको उनको कितनी बार उन्होंने ब्लेस करा, ब्रदर को, मदर इन लॉ को, फ्रेंड्स को। मतलब है ही नहीं है आसपास जो मैं देखता हूँ सर्कल में, जो जिसको नहीं ब्लेस करा हो। तो जैसे मैं बताता हूँ कि वो टाइमिंग गुरु जी डिसाइड करते। तो एक मेरे ऐसे दोस्त है मेरे कॉम्प्लेक्स में, कि जो जब 2006 से गुरु जी को जानते, जब हमने इस कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करे थे, तो सत्संग करा था, तो उसमें वो आए थे। तो उसके बाद वो उनका जाना गुरु जी के पास अराउंड 2017-18 को हुआ। गुड, आई मीन 12 years आफ्टरवर्ड्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कोई लेट गया है तो उसका जुड़ाव गुरु जी के साथ नहीं है। कई बार तो ऐसा होता था, हर 2 हफ्ते में, हफ्ते में उनका फोन आ जाता था कि अंकल, रात गुरु जी सपने में आए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बोला कि सत्संग करना है। गुरु जी ने डेकोरेशन की डिटेल दी पूरी, किस कलर के फ्लावर चलेंगे। एक बार तो कहते कि मुझे सपने में बोला कि कल जो सत्संग होएगा उसमें ये वाला शब्द चलेगा। अरे मैंने कभी उस शब्द को सुना ही नहीं है। सवेरे इंटरनेट पे ढूंढा तो वो मिल गया। सो गुरु जी कहीं गए तो है ही नहीं है। और ना कोई नई संगत, ना कोई पुरानी संगत।
उनके लिए जन्मों जन्मांतरों के रिश्ते हैं। किसके जुड़ने का समय आज है, किसी का आज से 10 साल पहले था, और किसी का आज आज जुड़ा है तो आने वाले 10 साल में कोई जुड़ेगा। तो ये तो एक ऐसा वो है कि जी का कहना होता था जैसे कि लाइनें लग जाएंगी। अब लाइनें तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, मतलब वो तो किलोमीटर्स में रश होता है। और कोई कंट्री ऐसा है नहीं जहाँ पे गुरु जी का सत्संग हो। सो महाराज की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है कि हमारे आसपास जितने भी लोग, तो ये गुरु जी का ये भी कहना होता था कि फैमिली से अगर एक आ गया ना तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर, एक्सटेंडेड फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। एंड इट इज वेरी ट्रू, एग्जैक्टली वेरी ट्रू। लेकिन हमारा क्या है कि हम तो वही, एटलीस्ट मैं अपने आप को तो कह ही सकता हूँ कि गंदी नाली का कीड़ा ही हूँ। फिर हम स्लिप करते हैं, फिर गिरते हैं गंदगी में, फिर वो निकालते हैं, फिर धुलाते हैं, साफ करते हैं, मन साफ करते हैं। तो हमारे मन में अच्छाइयाँ बुराइयाँ साइक्लिक तौर पे आती रहती है, ऊंच नीच के साथ साथ वो आती रहती है। लेकिन गुरु जो है जब अपने चरणों में बुला लेते हैं तो वो बच्चे की तरह ध्यान रखते हैं और अनकंडीशनल लव देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हर संगत के साथ, उसको कहते हैं ना, हर संगत के साथ एक गुरु है। तो मेरे फादर साहब ने एक बार एम्पायर स्टेट में देखा था, ये ऐसे देख रहे हैं, इस तरफ गुरु जी बैठे हैं और इस तरफ जितनी संगत थी वो सारे गुरु थे। ही हैज सीन इट 2 to 3 times। तो गुरु जी महाराज, और एक ऐसे जलंधर में एक संगत थी, एक डीएसपी आए थे, और डीएसपी के साथ एक छोटा सा एक फौजी था, सिपाही था, और रैंक का। उसको मन में लग रहा था ये बहुत बड़े बड़े लोगों की जगह है, मैं यहाँ पे कहाँ आ गया। एंड देन सब्सिक्वेंटली व्हाट ही हैज सीन कि वहां पूरे एम्पायर स्टेट में, सॉरी जलंधर मंदिर में जितने लोग बैठे हैं हर एक के साथ एक एक गुरु बैठे। एंड तब गुरु जी ने उसको ऐसे इशारा करके ऐसे करके बुलाया और उसको बोलते 10 की देखा। एंड देन ही नरेटेड कि मेरे मन में ये था कि यहाँ ये तो बड़े लोगों की जगह है, कि मैं कहाँ पे आ गया यहाँ तो हर संगत के साथ एक गुरु, इंडिविजुअल गुरु बैठा हुआ है, पर्सनल गुरु। से ये है गुरु जी महाराज। बट जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो ऊंच नीच में फिर भटकते रहते हैं, टाइम टू टाइम वो ठीक करते हैं, सुधारते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कितोए। कि हम लोग आपका किया हुआ जो हमारे लिए इतना कुछ आप इतने सालों में, उससे पिछले जन्म में, हमारे आगे के बारे में, हमारी फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, सबके लिए इतना करते हैं, हम उसको जान ही नहीं पाते। जो हमें योग्य बनाते हैं, हमें काबिल बनाते हैं। मैं निर्गुण हारे वो गुण नाही, आप पे तरस पे हो। हमारे में एब्सोल्युटली कोई गुण नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है। जब तक गुरु महाराज को तरस नहीं आ जाता, दयाल नहीं हो जाते, सतगुरु दयाल नहीं हो जाते, तो तब तक उनके चरणों में हम नहीं जा सकते। तो आगे लिखते बहुत सुंदर के, तरस प्यो मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। कि जिस समय गॉड है हमारे लिए, गुरु है हमारे, ही परमात्मा है, जब वो तरस करते हैं तो उस समय सतगुर सज्जन मिलते हैं। और नानक कहते हैं कि, बाबा नानक जी के, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन खीवे हरे। ना हम सब में से बहुत एक्सपीरियंस कर लिए कि हम जिंदगी में जितना भी और भागम भागी करते रहते हैं, लेकिन जिस समय सत्संग में बैठते हैं, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, शब्द कीर्तन चलता है, तो ये वाला जो आवर है, ये गोल्डन आवर होता है। तो जिसको कहते हैं ना, तन मन खीवे हरिया, तो मन शांत हो जाता है। सो गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना है कि हम सबको अपनी चरण शरण में रखें, और हम सबके मन शीतल करें, सबके ऊपर, कुल आलम के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। रोगी का प्रभु खंड, दुखिए का मिटाओ प्रभु सो। ये इतनी बीमारियां हैं, इतने दुख हैं, इतने क्लेश हैं। वो बाबा नानक जी भी कह गए कि मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाई जग।
उत्ते चढ़ के देखा ते कर रही है। तो ये सारा संसार तो जलबल रहा ही है, अलग अलग रेस में, अलग अलग मटीरियलिस्टिक रेस में है। किसी को कुछ दुख तकलीफें हैं, फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल है, किसी को पैसे के लिए है, किसी के इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो वो जब अपने चरण शरण में ले देते हैं गुरु महाराज, और ये जो घंटा बख्शते हैं हमें, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है। तो महाराज से यही प्रार्थना है कि हम सबको अपनी चरण शरण में रखें, और सत्संग करते समय मेरे से कोई बात अगर कम हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर